अध्याय 1। आलसी राजकुमार ने तलवार उठाई। 1। हायल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित परेरा जागीर अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उससे भी अधिक प्रसिद्ध बैरन परेरा के बच्चे थे। एक अनुभवी सुरक्षा गार्ड ने मुस्कान के साथ कहा, क्या आप यंग लेडी किरिल की बात कर रहे हैं? वो महान हैं। वो केवल 11 वर्ष की हैं और उन्हें पहले ही एक आधिकारिक पदवी मिल चुकी है। उसने गर्व से बताया कि किरिल एक जादूगर है, लेकिन तभी एक बड़े नाक वाले गार्ड ने कहा, तो क्या, राजकुमारी कितनी भी महान क्यों न हो, अंत में बड़ा बेटा तो वही राजकुमार है। वो बिस्तर से बाहर निकलने का इरादा नहीं रखता, उसमें क्या महानता है? वो आयरीन परेरा की बात कर रहा था, जिसे आलसी राजकुमार कहा जाता था। आयरीन 15 साल का था और सारा दिन सोता रहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो 4 साल का था, तब उसकी मां की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। तब से वो दर्द से बचने के लिए बस सोता रहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आयरीन सो नहीं पा रहा था। उसे अजीब सपने आ रहे थे। तलवारबाजी का प्रशिक्षण, काटना, चलाना, घोंपना। सपने में आयरीन नहीं था। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी बन जाता था और तलवार चलाता था, जब तक कि उसकी मांसपेशियां चिल्लाने न लगें। अचानक वो लड़का जो कभी बिस्तर नहीं छोड़ता था उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर हिलने के लिए तड़प रहा था। उसने एक सेवक को बुलाया और अपनी आवाज साफ करते हुए एक चौंकाने वाली बात कही, मैं तलवार चलाना चाहता हूं। सेवक हक्का बक्का रह गया। आलसी राजकुमार, जिसने कभी पानी के अलावा कुछ नहीं मांगा था, आज तलवार मांग रहा था। और कुछ ही देर में, अपने जीवन में पहली बार, आलसी राजकुमार आयरीन परेरा अपने कमरे से बाहर निकला। अध्याय 2। आलसी राजकुमार ने तलवार उठाई। 2। क्या, यंग लॉर्ड इस वक्त? ये क्या हो रहा है? खू खू। एक उच्च पदस्थ सेवक के खांसने पर हवेली की नौकरानियों ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। हर तरफ बस यही चर्चा थी, क्या यंग लॉर्ड जाग गए हैं? वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा जल्द ही टूटने वाला था। कारण ये था कि आयरीन परेरा, जिसे आलसी राजकुमार के नाम से जाना जाता था, हवेली से बाहर निकलने वाला था। क्या, वे कहाँ जा रहे हैं? चूंकि बैरन साहब ने उन्हें बुलाया था, मुझे लगा कि वे उसी वजह से बाहर जा रहे होंगे। हवेली से बाहर? क्या वे टहलने जा रहे हैं? टहलना दूसरों के लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती। मार्च की सुबह और शाम अक्सर ठंडी होती थी, लेकिन अभी दोपहर का समय था और फूलों से भरे बगीचे में कोई भी टहलना चाहेगा। हालांकि क्योंकि ये आयरीन था, इसलिए बात अलग थी। उसके जाने के बाद भी नौकरानियां काफी देर तक बातें करती रहीं। प्रशिक्षण मैदान में अनुशासन। ठीक है, शूरवीरों के प्रशिक्षण मैदान की क्या स्थिति है? वो क्या? सैनिकों और शूरवीरों का प्रशिक्षण? दरअसल बात यह है कि यंग लॉर्ड तलवारबाजी का अभ्यास करना चाहते हैं। सुबह के नियमित प्रशिक्षण के बाद वहां पर्याप्त जगह है। जवाब देने वाले अधिकारी ने थूक निगला और सेवक के पीछे खड़े व्यक्ति की ओर देखा। गोरी त्वचा, अच्छी ऊंचाई के मुकाबले दुबला पतला शरीर, ये यंग लॉर्ड ही थे। अधिकारी को अपनी आंखें कई बार झपकनी पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया हो जिसे यहां नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यंग लॉर्ड आयरीन वाकई प्रशिक्षण मैदान का उपयोग करना चाहते थे। वो जितना भी सोचे, ये बात उसे बेतुकी लग रही थी, लेकिन सेवक ने अपनी बात जारी रखी। हाँ, मुझे पता था, फिर भी मैं पुष्टि करना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं यंग लॉर्ड। आयरीन ने बिना कोई जवाब दिए सिर हिलाया और सेवक के पीछे पीछे प्रशिक्षण मैदान में चला गया। अधिकारी ने उसे हैरान नजरों से देखा और जल्द ही उसके सहकर्मी उसके पास जमा हो गए। क्या 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 मैं सपना देख रहा हूँ? क्या मैं वाकई ये देख रहा हूँ? मुझे चुटकी काटो। आह, आलसी राजकुमार, क्या यंग लॉर्ड आयरीन यहां तक आए हैं? शायद वे बस आसपास देखने आए होंगे। सही कहा, कोई रास्ता ही नहीं है कि वे तलवारबाजी का अभ्यास करेंगे। वहां मौजूद सैनिकों ने तरह तरह के कयास लगाए। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि आयरीन अभ्यास करेगा। उनके चेहरों पर बेचैनी और अविश्वास साफ झलक रहा था। अभ्यास की शुरुआत। आयरीन को किसी की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में जो बातें चल रही थीं, उनकी वजह से वो दूसरों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। क्या मैं किसी ऐसे सैनिक को बुलाऊं जो तलवारबाजी में निपुण हो? सेवक ने पूछा। सभी लकड़ी की तलवारें एक जैसी नहीं होती, उनके आकार और लंबाई अलग अलग होती है। मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं भी तलवारों से परिचित नहीं हूं, इसलिए मैं आपको सही तलवार नहीं बता सकता।
यदि आप 1 मिनट रुके तो? नहीं, ठीक है। आयरीन के शब्द सामान्य से अधिक स्पष्ट थे। सेवक झुककर पीछे हट गया। उसने गौर किया कि आयरीन आज बदला हुआ लग रहा था। आयरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे परेशान करे। जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, उसने पूरे स्थान का मुआयना किया और धीरे से एक तलवार उठा ली। सेवक का चेहरा उतर गया। वो कोई असामान्य तलवार नहीं थी, बल्कि एक मानक तलवार थी। चूंकि वो असली तलवार नहीं थी, इसलिए इसमें कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि ऐसा लग रहा था कि यंग लॉर्ड को इसे संभालने में दिक्कत होगी। अरे, वो वाली? वो मुश्किल होगा, जब तक आप वयस्क न हो, सैनिकों ने फुसफुसाया। आयरीन के माथे पर पहले से ही पसीना आ रहा था। उसने तलवार पकड़ी और अपनी बुनियादी मुद्रा बनाई। प्रशिक्षण मैदान में लकड़ी की तलवार चलने की आवाज गूंजी। उफ! वहां दबी हुई हंसी और आहें सुनी जा सकती थीं। आयरीन की तलवार की गति इतनी कमजोर थी कि वे हंसे बिना नहीं रह सके। ये तो होना ही था। साम्राज्य का सबसे आलसी व्यक्ति तलवार उठाते ही उसे अच्छी तरह कैसे चला सकता है? क्या वो उस लड़के की वजह से आया है जिसने उसका अपमान किया था? अगर ऐसा है तो एक बात पक्की है, वो जल्द ही बिस्तर पर जाकर दुबक जाएगा। लोगों की दिलचस्पी जल्द ही खत्म हो गई। आयरीन को तलवार चलाते देखना निराशाजनक था। बगल में खड़े सेवक की आंखों में गुस्सा भर आया। वो जानता था कि लोग आयरीन को आलसी राजकुमार कहते हैं, लेकिन सैनिकों का ये व्यवहार उसे रास नहीं आया। उसने आयरीन से कहा, यंग लॉर्ड, तलवारबाजी के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। अकेले करना कठिन है। मैं कल से आपके लिए एक अच्छा गुरु ढूंढने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आयरीन ने फिर से तलवार उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने कहा, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तलवारबाजी में माहिर होना चाहता हूं। आयरीन सच कह रहा था। वो बस अपने शरीर को इसलिए चला रहा था क्योंकि सपने की वजह से उसका शरीर शांत नहीं रह पा रहा था। एक अजीब सुकून। तलवार चलना जारी रहा। 1 बार, 10 बार, 20 बार, और उसकी मांसपेशियां दुखने लगीं। ये अजीब था। हाथ हिल रहे थे, लेकिन दर्द पूरे शरीर में हो रहा था। वो इतना थक गया था जितना पहले कभी नहीं था। हालांकि ये अजीब तरह से आरामदेह महसूस हो रहा है। आयरीन का दिल हमेशा दुखता रहता था, लेकिन जब वो उस सपने वाले आदमी की तरह तलवार चला रहा था तो उसे वो पुराना मानसिक दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने तलवार चलाना जारी रखा। 100 बार, 100 से भी ज्यादा बार। वो एक तरह की समाधि की स्थिति में था, लड़खड़ाते कदमों के साथ बस तलवार चलाए जा रहा था। तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, लॉर्ड आयरीन, लॉर्ड आयरीन। ये वही सेवक था। वो डर गया था कि कहीं आयरीन थकान से मर न जाए। यंग लॉर्ड, अब समय हो गया है, रुकिए, आप बहुत देर से ये कर रहे हैं। क्या? आयरीन ने खाली नजरों से उसे देखा। बाहर अंधेरा हो चुका था, शाम का धुंधलापन छा गया था। इतनी देर हो गई तो तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए था, आयरीन ने कहा। मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपको छोड़कर कहीं जाऊं? मैं काफी देर से आपको पुकार रहा था। आयरीन ने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण बैठ गया। उसने सेवक तो सहारा देकर ले जाने को कहा और गर्म पानी और चिकित्सक का इंतजाम करने को कहा। आयरीन ने सोचा, मैंने कुछ पागलपन वाला काम किया। मैं उस सपने के नशे में था और मैंने ये सब किया। उसे पछतावा हो रहा था और लग रहा था कि वो अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। दर्द इतना था कि उसे लगा वो सो नहीं पाएगा, लेकिन थकान दर्द से बड़ी थी। वो गहरी नींद में सो गया। और वो आदमी जो उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था, फिर से उसके सपने में आया। अगले दिन आयरीन परेरा के पास प्रशिक्षण मैदान में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 3। वे लोग जो देखते रहते हैं। 1। सुबह का समय था। नहीं, ये भोर के काफी करीब था। हालांकि परिवार के युवा स्वामी आयरीन परेरा के प्रभारी सेवक के पास जागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो अपने मालिक से देर तक सोता नहीं रह सकता था। अपनी नींद भरी आंखों को मलने और जम्हाई लेने के बाद उसने हमेशा की तरह पूरी तरह से तैयार होने और हाथ मुंह धोने का फैसला किया। दासी से भोजन लेने के बाद वो युवा स्वामी के कमरे के सामने खड़ा हो गया। खटखट। यंग लॉर्ड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हूँ, आ जाओ। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने आयरीन परेरा को जगा हुआ देखा। सेवक ने मन ही मन सोचा, मुझे लगा था कि वो एक और दिन नहीं टिक पाएगा। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन आयरीन एक बार फिर जल्दी उठ गया था। अगर ये कोई और होता तो लोग पूछते कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन ये वास्तव में बड़ी बात थी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में युवा स्वामी एक बार भी इतनी जल्दी नहीं जागे थे। और ये केवल जागने तक सीमित नहीं था। प्रशिक्षण का पहला दिन गिना जाए तो कुल 4 दिन हो चुके थे।
सोचते हुए सेवक विनम्र स्वर में बोला, ये रहा आपका भोजन, धन्यवाद। उसने सैंडविच को कुछ बार चबाने के बाद निगल लिया और फिर दूध की एक घूंट ली। सैंडविच खत्म करने के बाद उसने दूध की एक और घूंट ली। जल्दी से भोजन समाप्त करने के बाद आयरीन ने एक लंबी सांस ली। ये भी पहले से अलग लग रहा था। वो शायद ही कभी किसी सामान्य व्यक्ति की तरह खाता था। वो कुछ भी करने से इतनी नफरत करता था कि शायद ही कभी पैदल चलता था, इसलिए उसे कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती थी। लेकिन अब वैसी बात नहीं थी। मुझे तलवार चलाने के लिए बहुत कुछ खाने की ज़रूरत है। आयरीन ने मन ही मन सिर हिलाया। वे अनजाने सपने अभी भी उसे सता रहे थे और जब तक वे सपने नहीं रुकते उसे लगातार अपनी तलवार उठानी थी। वो इसे रोक नहीं सकता था। कल भी उसने खुद को ज़बरदस्ती वापस बिस्तर पर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो स्थिर नहीं रह सका। प्रशिक्षण के बाद सोना कठिन था, लेकिन जब वो तलवार के साथ अभ्यास कर रहा होता था तो उसे इतना दर्द महसूस नहीं होता था। नहीं, ये कठिन था, लेकिन ये सार्थक था, आयरीन ने सोचा। जिस क्षण वो तलवार उठाता उसकी मांसपेशियों का संचित दर्द उभर आता और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद दर्द पूरे शरीर में फैल जाता। फिर भी ये इतना बुरा महसूस नहीं होता था। ये उसके घायल दिल के लिए एक नई शरण स्थली खोजने जैसा था। इससे पहले नींद ही उसकी एकमात्र शरण थी। यंग लॉर्ड, क्या आप आज भी अभ्यास करने जा रहे हैं? आयरीन ने सेवक की ओर देखा, जिसकी आवाज में चिंता थी। सेवक की आंखें फिक्र से भरी थीं। आयरीन ने उस नज़र को नज़रअंदाज किया और धीरे से सिर हिलाया। हूँ, मैं समझ गया। आयरीन कमरे से बाहर निकल गया और सिर झुकाए हुए सेवक उसके पीछे पीछे चलने लगा। हॉल की सफाई कर रही नौकरानियों ने उन्हें देखा और फुसफुसाने लगीं। वाह, फिर से? ये दिलचस्प है, अपने जीवन में ऐसा होता देखना। ये सिर्फ नौकरानियां ही नहीं थीं, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी, गश्त पर निकले गार्ड, प्रशिक्षण मैदान में मौजूद सैनिक, सभी उस युवा स्वामी का मजाक उड़ाने में व्यस्त थे। यंग लॉर्ड फिर से आ गए। 3 दिन हो गए हैं। नहीं, ये चौथा दिन है ना? क्या उनका दिमाग अब ठिकाने आ रहा है? अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे विश्वास नहीं होता। कोई व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है? अचानक आकर ऐसे बदल जाना जैसे कि... खैर, ये सच है। शौक, आश्चर्य और पीठ पीछे की बातें, ये तीनों सकारात्मक मानी जा सकती हैं, लेकिन इस मामले में ये नकारात्मक अधिक थीं। आयरीन को नहीं पता था कि वो क्या कह रहे थे। वो शब्दों को सुन नहीं पा रहा था, लेकिन वो माहौल को पढ़ना जानता था। भले ही वो आलसी था, पर वो मूर्ख नहीं था। लेकिन वो समझ गया, वो क्रोधित नहीं था। इससे केवल ये स्पष्ट हुआ कि उसे इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो कह भी क्या सकता था? आप उस अभिजात व्यक्ति के बारे में लोगों से क्या कहने की उम्मीद करेंगे जिसने 10 वर्षों तक अपने कर्तव्यों की अवहेलना की थी? आयरीन परेरा ने हमेशा की तरह हथियारों के रैक से लकड़ी की तलवार उठाई और अपनी मुद्रा बनाई। फूं, गहरी सांस, एकाग्रता। उसने शांति से अपनी आंखें बंद कीं और उस आदमी के बारे में सोचा। जब वो तलवार चलाता था तो वो लोगों की टिप्पणियों से विचलित होने के बजाय अपनी तलवार पर ध्यान केंद्रित करता था। चाहे बारिश हो, बर्फ गिरे या लोग शोर मचाएं, आयरीन की एकाग्रता भंग करने के लिए इतना काफी नहीं था। फूं, उस आदमी के बारे में सोचने से उसे मदद मिली। एक और गहरी सांस लेते हुए आयरीन ने तलवार को आसमान की ओर उठाया और उसे जोर से नीचे दमाया। विक, एक सीधा प्रहार जो न बाएं था न दाएं। कई लोगों की नजरों के बीच आलसी राजकुमार का लंबा दिन शुरू हुआ। वाह, वो फिर लग गया। मुझे पता है। 2 वरिष्ठ गार्ड और एक नया रंगरूट, जिन्होंने फाटकों की रखवाली की शिफ्ट समाप्त की थी, प्रशिक्षण मैदान की ओर गए। हालांकि वो वहां अपने शरीर को प्रशिक्षित करने नहीं गए थे। वे आलसी गार्ड नहीं थे, लेकिन वे बहुत उत्साही भी नहीं थे। गार्ड के प्रशिक्षण मैदान में आने का कारण परेरा परिवार के युवा स्वामी को अभ्यास करते हुए देखना था, और अधिक सटीक रूप से कहें तो उनकी प्रगति देखना था, क्योंकि उन्होंने शर्त लगाई थी। शर्त ये थी, आपको क्या लगता है वो कब तक अभ्यास जारी रखेंगे? बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि वे युवा स्वामी को नीचा देखते थे या उनसे नफरत करते थे। वे लंबे समय से परेरा परिवार की सेवा करने वाले सैनिक थे। वे ऐसा नहीं करते, लेकिन इसके अलावा वर्तमान स्थिति इतनी रोमांचक थी कि वे खुद को शर्त लगाने से रोक नहीं सकते थे। ऐसे मनोरंजन के बिना उनका जीवन बहुत उबाऊ हो जाता। वरिष्ठ गार्ड के मामले में ये थोड़ा नुकसानदेह था। उसके लिए लगातार 4 दिन के लिए मैदान में आना? मैंने तुम्हें नहीं बताया था, ये शायद उस व्यक्ति की वजह से होगा जिसने उसका अपमान किया था।
खैर, हम पूरी स्थिति को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम वहां नहीं थे, लेकिन कभी कभी मूर्खता बंद करने के लिए अपमानित होना जरूरी होता है। धिक्कार है, केवल मुझे ही इस बारे में जानकारी क्यों नहीं थी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं अपने वरिष्ठ को ऐसी बातें कैसे बता सकता था? इसके अलावा तुम्हारे अलावा इस बारे में हर किसी को पता है। शायद 1 हफ्ता, लेकिन बस इतना ही। वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं आएगा। बड़े नाक वाले गार्ड ने पैसे झपटते हुए बड़बड़ाया। वरिष्ठ को फिर से बहस करते देख नए गार्ड ने शर्त के बजाय युवा स्वामी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे जागीर के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने में अधिक दिलचस्पी थी। बेशक उसने युवा स्वामी को लंबे समय तक देखने की योजना नहीं बनाई थी। हाल ही में वर्दी पहनने वाला व्यक्ति होने के नाते वो कुलीनों और अपने वरिष्ठों के प्रशिक्षण को देखने से डरता था। लेकिन धीरे धीरे इस तरह के विचार गायब होने लगे। वो नया रंगरूट युवा स्वामी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा, जो गंभीर भाव से तलवार चला रहे थे। क्या ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ समय बिता रहे हैं? ये वास्तव में वैसा ही था। तलवार चलाने के बावजूद आयरीन परेरा वास्तव में वही कर रहा था। कोई कह सकता है कि कोई व्यक्ति जो केवल 4 दिनों से तलवार चला रहा है, उसके लिए हर कोई इतना हंगामा क्यों कर रहा है? लेकिन वो गार्ड जानता था कि बहुत कम लोग अपने उत्साह को सही ढंग से प्रदर्शित कर पाते हैं। इंसान ऐसे ही होते हैं। कोई कितना भी समर्पित क्यों ना हो, वो अंत में यही सोचेगा कि मैं कल दुगुनी मेहनत करूंगा, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। मनुष्य अपनी कल की योजनाओं से ज्यादा नींद को महत्व देते हैं। भले ही वो उठकर तलवार उठाने में कामयाब हो गया हो, लेकिन ये अंत नहीं है। उस विशाल लकड़ी की तलवार के साथ जितना अभ्यास दोहराया जाता है, दर्द उतना ही बढ़ता है और इच्छा शक्ति कम होती जाती है, जबकि सुबह आपको केवल दर्द ही मिलता है। उस नए गार्ड के साथ भी ऐसा ही था। उसे याद था कि जब उसने पहली बार तलवार के साथ अभ्यास करना शुरू किया था, तो केवल 3 दिन के अभ्यास के बाद वो रोने लगा था कि वो अब और अभ्यास नहीं कर सकता। लेकिन अब तक युवा स्वामी ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिया। एक व्यक्ति जिसने जीवन में कभी व्यायाम नहीं किया, वो ऐसे व्यक्ति की तरह काम कर रहा था जिसने जीवन भर कसरत की हो। नया रंगरूट समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे संभव है। बेशक युवा स्वामी के तलवार कौशल खराब थे। मांसपेशियों की ताकत की कमी के कारण वो तलवार नहीं पकड़ पा रहे थे और उनकी सहन शक्ति इतनी कम थी कि उनके लिए ठीक से सांस लेना भी मुश्किल था। वो अपनी ही उम्र के उन कुलीनों की तुलना में कुछ भी नहीं थे जिन्होंने कम उम्र से तलवार का उपयोग किया था। यहाँ तक कि कुछ और स्वस्थ युवा भी परेरा के युवा स्वामी की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन यदि कोई केवल मानसिक शक्ति का मूल्यांकन करे, तो वो लड़का, वो युवा स्वामी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका गार्ड द्वारा मजाक उड़ाया जा सके, बल्कि उन्हें इसे शक्तिशाली कहना चाहिए था। नहीं, युवा स्वामी की आंखों को देखते हुए इसका मतलब कुछ और ही होना चाहिए था। तभी जब वो नया रंगरूट ख्यालों में खोया था, अचानक उसके आसपास की हवा बदल गई। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उसने वरिष्ठ गार्ड के कंधे को थपथपाया। या वो क्या है? गहरी सांस। नया रंगरूट अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका। अनजाने में एक जगह देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया, उसकी मुद्रा अकड़ गई और उसके कंधे झुक गए। दूसरों के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्वांक, एक छोटी और प्यारी पुकार, लेकिन जिसने ये आवाज की थी उसका स्वरूप अविश्वसनीय रूप से राजसी था। ये पौराणिक प्राणी ग्रिफिन को लाल रंग में रंगा गया था और इस पर बैठा था परेरा परिवार का उज्जवल भविष्य, जिसने 11 वर्ष की उम्र में मैजिशियन की पदवी प्राप्त की थी। आयरीन परेरा की सौतेली बहन किरिल परेरा। अध्याय 4। वे लोग जो देखते रहते हैं। 2। ग्रिफिन पौराणिक जीव हैं जो वास्तविकता में मौजूद नहीं होते। शेर का शरीर, बाज के पंख और फौलाद जैसी सख्त खाल वाला ये एक ऐसा राक्षस है जो परियों की कहानियों जैसा दिखता है। हालांकि किरिल परेरा वर्तमान में जिस रचना पर सवार थी, उसका रूप बिल्कुल ग्रिफिन जैसा ही था। इसे देखकर प्रशिक्षण मैदान में मौजूद लोग, विशेष रूप से नए रंगरूट, अपनी हैरानी नहीं छिपा सके। तो ये है जादूगर किरिल परेरा की शक्ति। सृजन जादू का उपयोग करना, रचना को गति देना और उसमें मैना प्रवाहित करना ताकि वो जीवित प्रतीत हो, ये एक ऐसा कौशल था जिसे केवल सामान्य ज्ञान से नहीं समझाया जा सकता था। निश्चित रूप से ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी सिखा या सीख सके। ऐसी विशेष शक्ति 10 वर्ष की आयु में जागृत हुई थी और अब 11 वर्ष की आयु में उन्हें शाही महल द्वारा एक जादूगर के रूप में मान्यता दी गई थी। इसने किरिल की प्रतिष्ठा का अनुमान लगाना कठिन बना दिया था। तुम किरिल परेरा ग्रिफिन से नीचे कूदी और किसी की ओर इशारा किया।
एक छोटी प्यारी दिखने वाली लड़की ने अपना सिर थोड़ा ऊंचा उठाया और उंगली दिखाई। नतीजतन सूरज की रोशनी उसके सुनहरे बालों पर चमकी, जिससे वो और भी आकर्षक और उज्जवल दिखने लगी। जब नए रंगरूटों ने इसे देखा तो उनके दिल बैठ गए। किरिल फिर 2 और लोगों की ओर इशारा करने के लिए मुड़ी। तुम और तुम। हाँ, जी हाँ यंग लेडी, तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम अभी भी यहाँ आवारागर्दी कर रहे हो? मैंने अभी अभी अपनी शिफ्ट पूरी की है, इसलिए मेरी दोपहर की कोई शिफ्ट नहीं है और मैं कोई समस्या पैदा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सही कहा, हम ड्यूटी के दौरान काम चोरी नहीं करते। दोनों वरिष्ठ गार्डों ने कांपती आवाज में बहाने बनाए। उनके पैर कांप रहे थे और दिल धड़क रहा था। और हालांकि वे बहाने बना रहे थे, वे केवल सच बोल रहे थे। वे किसी और तरह से व्यवहार नहीं कर सकते थे। यंग लेडी किरिल परेरा बैरन का गौरव है। जिस तरह एक प्रतिभावान व्यक्ति के आने पर राज्य के लोग खुश होते हैं और गर्व महसूस करते हैं, उसी तरह परेरा जागीर के लोग भी किरिल की प्रतिष्ठा पर गर्व महसूस करते थे। हालांकि ये सब तब था जब वे उनके इतने करीब नहीं थे। वे इसलिए डरावनी नहीं थी क्योंकि वो एक हस्ती थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनकी वरिष्ठ थीं और अपनी उम्र के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से सख्त व्यक्ति थीं। कोई ऐसा जो दूसरों को घबरा देता था। उसके चेहरे पर तेवर ऐसे थे जैसे वो नाखुश हो। वाकई? क्या तुम कह रहे हो कि मैं गलत हूं, कि मैंने, जिसने तुम्हें टोका है, गलती की है? आहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि क्या नहीं? पवित्र प्रशिक्षण मैदान में अभ्यास करने के बजाय तुम फिर से गप्पे लड़ा रहे हो, है ना? क्या दिग्गज इस तरह से उदाहरण पेश करते हैं? तुम भी, तुम्हें नौकरी पर रखे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या तुम ये सब कर सकते हो? क्षमा करें, मुझे खेद है। अपने मुंह के अंदर के हिस्से को चबाते हुए उन्होंने माफी मांगी। यही सबसे बड़ा कारण था कि सैनिक किरिल का सम्मान तो करते थे, लेकिन उससे बचते थे। बेशक वो हमेशा ऐसी नहीं थी। हालांकि वो अपनी महान क्षमताओं के कारण एक अहंकारी बच्ची थी, फिर भी वो बैरन की एक नेक दिल संतान थी। हालांकि आज वो खराब मूड में लग रही थी। वो गार्डों पर चिल्ला ही रही थी कि तभी किरिल, क्या बात है? आयरीन परेरा कांपते पैरों के साथ उसके पास आया और चलते हुए अपना पसीना पहुंचा। किरिल ने गार्डों को घूरा और फिर युवा स्वामी की ओर मुड़ी। असंतुष्ट भाव के साथ उसने 2 बार अपना मुंह खोला और बंद किया। वो अपनी बात रोकने वालों में से नहीं थी, यही उसका चरित्र था। किरिल गुस्से भरे स्वर में बोली, ये सब बंद करो। क्या क्या ये मूर्खतापूर्ण काम? आयरीन ने बिना कुछ कहे अपनी छोटी बहन की ओर देखा। उसकी कड़वी अभिव्यक्ति, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उससे 4 साल छोटी है। यदि वो पुराना आयरीन होता तो उसने सिर हिलाया होता और आज्ञाकारी रूप से अपने कमरे में लौट जाता। नहीं, उस स्थिति में ऐसी मुठभेड़ कभी नहीं होती। लेकिन अब चीजें अलग थीं। वो संतुष्ट नहीं था। उसके शरीर में अभी भी हलचल मची हुई थी और शांत होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। आयरीन वापस अपनी जगह पर चला गया और फिर से अभ्यास करने लगा। ये बहुत। किरिल की आंखें गुस्से से भर गईं। वो क्रोध से कांप उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बातों को नजरअंदाज किया जाएगा। लेकिन कुछ ही क्षणों में प्रशिक्षण मैदान में एक आवाज गूंजी। क्या तुम्हें लगता है कि तलवारबाजी इतनी आसान है? तुम्हें क्या लगता है तुम जीवन भर सोते रहे और फिर अचानक तुम एक तलवार उठाकर उसे चलाने लगते हो? वहां देखो, ये कितना अजीब है। तुम जानते हो कि वहां जो नया गार्ड खड़ा है वो तुमसे कहीं बेहतर कर सकता है। क्या ये उस वजह से है जो तुमने 2 हफ्ते पहले सुना था? हाँ, अगर ऐसा है तो तुम सच में मूर्ख हो। किरिल, यंग लेडी द्वारा दी जा रही गालियों के बीच एक स्पष्ट और सुंदर आवाज सुनाई दी। ये अजीब था। आवाज उतनी तेज नहीं थी, बल्कि कोमल थी, लेकिन सबका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। किरिल ने भी बोलना बंद कर दिया और पीछे मुड़ गई। बैरन की दूसरी पत्नी और उसकी माँ अमेल परेरा। अपनी माँ को देखकर किरिल के चेहरे पर निराशा छा गई। किरिल, अपने भाई को परेशान मत करो और यहाँ आओ। क्या तुम समझी? लेकिन अभी अमेल ने अपनी बेटी के साथ अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ व्यवहार किया, लेकिन माहौल में एक ऐसा बल था जो अलग लग रहा था। यहां तक कि उग्र किरिल भी अपनी मां का विरोध नहीं कर सकी। अंत में वो एक दबे हुए कुत्ते की तरह अपनी मां की ओर चल पड़ी। तो फिर आप सभी कृपया कड़ी मेहनत करना जारी रखें। जी हाँ आयरीन, तुम भी, लेकिन खुद पर ज्यादा दबाव मत डालना। मुझे पता है। आयरीन परेरा सहित सभी ने उन्हें उत्तर दिया। अमेल मुड़ी और किरिल को लेकर सबको छोड़ गईं। उनके जाने के बावजूद सबको सामान्य होने में थोड़ा समय लगा। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। विक विक। इसी बीच केवल युवा स्वामी, जो सीधे प्रहार का अभ्यास कर रहे थे, ऐसे जारी रखे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम का समय था। आयरीन परेरा जल्दी सो गया। ये वो जबरन नींद नहीं थी जिसका उपयोग वो वास्तविकता से बचने के लिए करता था।
ये वो नींद थी जिसमें वो दिन भर खर्च की गई अपनी सारी ऊर्जा के कारण सो गया था। उसी समय किरिल परेरा अपनी गोद में एक थैला लिए चुपके से उसके कमरे में घुसी। यंग लॉर्ड सो रहे हैं, पीछे से आवाज आई। किरिल चौंक कर मुड़ी। उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि आयरीन का विशेष सेवक था। उसने तीखे भाव से उत्तर दिया, तो मुझे लगता है कि आपको बाद में आना चाहिए, मुझे कुछ काम है। क्या यंग लॉर्ड के जागने पर वापस आना संभव नहीं होगा? क्या तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? किरिल ने अपने शरीर से ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी। जादूगरनी की रहस्यमयी शक्ति ने सेवक के पूरे शरीर को वश में कर लिया। सेवक के सिर से पसीना बहने लगा। उसकी बेटी से भी छोटी एक लड़की उसके साथ ऐसा कर रही थी। जैसे वो मेड्यूसा की आंखों में देख रहा हो, वो पत्थर की तरह स्थिर हो गया। तुम इतने भी महान नहीं हो। आज यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को बताने के बारे में भी सोचना मत। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पता है ना। धमकी देने के बाद किरिल परेरा युवा स्वामी के कमरे में दाखिल हुई। तड़के सुबह आयरीन परेरा ने अपनी आंखें खोली। भले ही वो जल्दी सो गया था, लेकिन उसकी नींद बहुत लंबी नहीं चली। फिर भी वो तरोताज़ा महसूस कर रहा था। आयरीन को संगीत सुनकर अचंभा हुआ। फिर उसने धीमे से अपना सिर उस मधुर ध्वनि के स्रोत की ओर घुमाया और वो मुस्कुराया। एक कोमल आवाज जो सुनने वाले के दिल को शांत कर देती है। ये मानवीय आवाज नहीं थी, ये एक कागज की गुड़िया थी जिसे किसी चीज में बदला गया था। ये इतना चौंकाने वाला था कि कोई दूसरा व्यक्ति सोचता कि गुड़िया पर किसी भूत का साया है, लेकिन आयरीन हैरान नहीं था। उसने उस कागज को उठाया जो गुड़िया के बगल में था। भाई के लिए। मैंने पहले जो कहा उसके लिए मुझे खेद है। जब मैंने सुना कि भाई खाना नहीं खा रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो मैं बहुत चिंतित थी। जब मैंने वे बातें कहीं तो मैं अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाई। मुझे माँ पर भी गुस्सा आया। मैं बस बहुत नाराज़ थी। खैर, मैं आशा करती हूँ कि आप उस कचरे यानी अपमान करने वाले की बातों के कारण ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। मैं आपको रिलैक्स करने में मदद करने के लिए ये गुड़िया छोड़ रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी मदद करेगी। तो अच्छी नींद लें। PS, इसे माँ से गुप्त रखना। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे मिलने ना जाऊं। मैं आपको परेशान नहीं करने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत चिंता होती है। किरिल का पत्र टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था। अपनी बहन का पत्र पढ़कर आयरीन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अपनी बहन की वजह से, वो प्यारी छोटी बहन जिसने उसे उसके उदास जीवन में हंसने का मौका दिया। भले ही मैं इतना अच्छा भाई नहीं रहा हूं, आयरीन ने कड़वे भाव से पत्र नीचे रख दिया। फिर उसने एक और नोट देखा जो उसके बगल में था। अगर किरिल तुम्हें परेशान कर रही हो तो मुझे बताना, तब तक मैं उसकी हरकतों को अनदेखा करने का प्रिटेंड करूंगी। तुम्हारी प्रिय माँ। जहां तक प्रिय लोगों की बात थी, उसकी माँ उसके लिए किरिल से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। हालांकि वो उसकी सगी माँ नहीं थी, लेकिन अमेल उसे बहुत प्यार और देखभाल करती थी। उनकी गर्मजोशी भरी मुस्कान, प्रोत्साहन भरे शब्द और गले लगाना, इन सब की वजह से आयरीन का दिल, जो हमेशा बंद रहता था, अपने परिवार के लिए खुल गया। आयरीन के दिल की खिड़की जो पहले थोड़ी सी खुली थी, अब थोड़ी और खुल गई। खटखटाहट। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ यंग लॉर्ड? बाहर से आवाज आई। आयरीन ने धीमा जवाब दिया और सेवक पिछले दिन की तरह एक ट्रे लेकर अंदर आया। लेकिन आज जब सेवक अंदर आया तो आलसी नबील ने अपना सिर हिला दिया। क्या आप भोजन नहीं करना चाहते श्रीमान? सेवक ने हैरानी से पूछा। वे इसलिए हैरान थे क्योंकि युवा स्वामी भोजन को लेकर नखरे नहीं करते थे, लेकिन अब वे खाना नहीं चाहते थे। लेकिन उनके मुंह से अप्रत्याशित शब्द निकले। आज मैं अपना भोजन अपने परिवार के साथ करूंगा। जी हाँ श्रीमान। फिर मैं आपको बुला लूंगा श्रीमान। सेवक अपने मन में चल रहे विचारों के साथ बमुश्किल ठीक से चल पा रहा था। धीरे धीरे उसकी गति बढ़ी, यहाँ तक कि वो दौड़ने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो काफी समय से नहीं आई थी। यंग लॉर्ड बदल गए हैं। ये केवल सोने के चक्र में बदलाव नहीं था, ये तलवारबाजी प्रशिक्षण के बारे में भी नहीं था। ये अधिक मौलिक था, मानसिकता में बदलाव। ये पुष्टि करने के बाद कि युवा स्वामी का ठंडा दिल थोड़ा पिघल गया है, सेवक खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सका। आज के भोजन पर विशेष ध्यान दें। जी हाँ श्रीमान, बैरन हारून परेरा ने आदेश दिया। उनके चेहरे पर गंभीर भाव था, लेकिन वे अपने होठों को फड़कने से नहीं रोक सकते थे। अपने रूखे स्वर और कठोर रूप के विपरीत उनका व्यक्तित्व बहुत कोमल और दयालु था। इसलिए उनके पास अपने बेटे को अकेला छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। भाई ये लो। ये भी, और ये वाला, ये भी बढ़िया है। किरिल परेरा ने अपना कांटा पकड़ा और आयरीन के प्लेट में खाना रखना जारी रखा। अपने छोटे कद के कारण उसे ऐसा करने के लिए खड़ा होना पड़ रहा था। उसे देखकर अमेल ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तभी आयरीन मुस्कुराया और सावधानी से बोला, धन्यवाद पिताजी, माँ और किरिल। मैं हमेशा आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता था, मुझे बिना कुछ किए बिस्तर पर पड़े रहने देने के लिए। यहाँ तक कि मुझे डांटा भी नहीं। मुझे बहुत खेद है और मैं आप सभी से प्यार करता हूँ।
पूरी तरह से अप्रत्याशित। इससे भी अधिक चौंकाने वाले उसके बेटे के ये सुखद शब्द थे। ये सुनकर अमेल ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ आयरीन का अभिवादन किया। किरिल रोने लगी और बैरन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। भले ही उन्हें पता था कि उनका बेटा क्या महसूस कर रहा है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनना अलग बात थी। हारून परेरा, जो काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे थे, बोले, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं मेरे बेटे। आपको चिंतित करने के लिए क्षमा करें। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। चलो भोजन करते हैं। बैरन के शब्दों के साथ भोजन फिर से शुरू हुआ। बिना किसी शब्द के केवल बर्तनों की खड़खड़ाहट जारी रही। फिर भी कमरे में माहौल अच्छा और गर्मजोशी भरा था। 4 सदस्यों के परिवार के लिए एक साथ भोजन अंततः 10 वर्षों के बाद हुआ। यह हंसी और मुस्कुराहट से भरा था, जिसे सतह पर आने में 10 साल लग गए। थोड़ी देर बाद बैरन हारून परेरा का प्रश्न आया, बेटा। जी पिताजी। मैंने सुना है कि तुम इन दिनों तलवार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। अपने शरीर को प्रशिक्षित करना अच्छा है, भले ही देर से हो गई हो। मुझे खुशी है कि तुमने इसे अपनाया, लेकिन इसे ज्यादा मत करना। आयरीन ने खाना बंद कर दिया। एक बैरन के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में उन्होंने अपने बेटे को उस चिंता के साथ देखा जिसे छिपाया नहीं जा सकता था, और बोलना जारी रखा। एक कहावत है कि अत्यधिक प्रयास उस कमी को पूरा नहीं कर पाता जो अब तक दिखाई गई है। यदि तुम शुरुआत से ही बहुत अधिक प्रयास करोगे तो तुम जल्दी थक सकते हो और घायल हो सकते हो। मैं तुम्हें प्रशिक्षण के लिए एक भरोसेमंद शूरवीर दूंगा, तो क्या तब तक थोड़ा ब्रेक लेने के बारे में क्या ख्याल है? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन ये ठीक है। उन शब्दों पर सब हैरान रह गए, बैरन, किरिल और यहां तक कि अमेल भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आयरीन ने पहले कभी जिद नहीं दिखाई थी। ये वास्तव में ठीक है। मैं खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डाल रहा हूं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें दम था, क्योंकि ये झूठ नहीं था। वो वास्तव में जरूरत से ज्यादा प्रशिक्षण नहीं रहा था। मेरे सपनों में वो आदमी जो प्रशिक्षण लेता था, उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। आयरीन परेरा ने खाना जारी रखा, और किसी और ने इस बारे में दोबारा बात नहीं की। उस लड़के द्वारा आत्मविश्वास का प्रदर्शन, जिसने हमेशा अपने कंधे झुकाए रखे थे, वे इसे तोड़ना नहीं चाहते थे, भले ही वे चिंतित थे। परिवार को आयरीन से बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थीं। वे उससे प्यार करते थे और उसमें आए बदलाव से खुश थे, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने इससे बड़ी किसी चीज की इच्छा नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि उस चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जिसे वे सुनिश्चित नहीं थे कि युवा स्वामी संभाल पाएंगे या नहीं। हालांकि परिवार के विचार एक एक करके गलत साबित हुए। आयरीन ने हार नहीं मानी। उसने अपने गहन प्रशिक्षण के लिए अभ्यस्त होने में समय भी नहीं लिया। इसके बजाय उसने अपने अभ्यास के समय को थोड़ा बढ़ा दिया, जिससे उसके आसपास के लोग शांत हो गए। परिणाम स्वरूप किरिल परेरा तनाव में रहने लगी, जिससे सैनिकों को दर्द में कराहना पड़ा। हालांकि 10 दिनों के बाद हवेली में आने वाला घुमंतु शूरवीर अलग था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो आयरीन परेरा के अतीत की परवाह किए बिना केवल वर्तमान को देख सकता था। अध्याय 5, वे लोग जो देखते रहते हैं। 3। ये सुबह का समय था और हर तरफ ओस की बूंदें बिखरी हुई थीं। परेरा जागीर के सैनिक थके हुए चेहरों के साथ प्रशिक्षण कक्षों में दाखिल हुए। वे सभी अपने गर्म और आरामदायक बिस्तरों में सोने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्हें सप्ताह में कम से कम एक बार नियमित प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना ही पड़ता था। सैनिक जम्हाई लेते हुए आगे बढ़ने लगे। तुम लोग अभी भी वहां क्या कर रहे हो? जल्दी आगे बढ़ो। यह कमबख्त ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या तुम एक गॉब्लिन को भी पकड़ सकते हो? एक शूरवीर ने सुस्त सैनिकों को कड़ी फटकार लगाई। हालांकि सैनिकों के लिए वो शूरवीर खुद एक मुसीबत से कम नहीं था। वो व्यक्ति अपने 40वें वर्ष में था। अब उसमें न तो कोई जुनून बचा था और न ही इच्छा शक्ति, यहाँ तक कि उसके बाल भी अब जवानी का साथ छोड़ रहे थे। वो ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे करना पड़ रहा था। धिक्कार है, कल रात की शराब की वजह से मेरा सिर फटा जा रहा है। चूंकि वो जो काम कर रहा था उसकी पसंद का नहीं था, इसलिए वो चिढ़ा हुआ था। उस शूरवीर ने चारों ओर देखा और दूर से प्रशिक्षण देख रहे एक वृद्ध व्यक्ति पर चिल्लाया, तुम वहां? मैं? हाँ तुम यहां क्या कर रहे हो? कोई बाहरी व्यक्ति सैनिकों का प्रशिक्षण देखने कैसे आ सकता है? मेरी समझ में नहीं आता। ये कोई विशेष प्रशिक्षण तो नहीं है, है ना? ये तो बस बुनियादी शारीरिक शक्ति का प्रशिक्षण है। फिर भी मुझे लॉर्ड से अनुमति मिली है, तो तुम्हारी समस्या क्या है? मैं बस यहाँ शांति से बैठकर तुम्हारा प्रशिक्षण देखूंगा, इसलिए मेरी चिंता छोड़ो और अपने काम पर वापस जाओ। तुम पीछे वाले, क्या तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते? वो शूरवीर जिसे विरोध का कोई शब्द नहीं मिला, उसने अपना गुस्सा एक अन्य अधीनस्थ सैनिक पर निकाल दिया। जिस सैनिक की ओर इशारा किया गया था वो चौंक गया और अपनी तलवार और जोर से चलाने लगा।
प्रशिक्षण मैदान के कोने में बैठा वो वृद्ध व्यक्ति एक घुमंतु शूरवीर ब्रान समरविले था, जिसने ये सब देखकर अपनी जीभ चटकाई। अच्छा नहीं है, हर कोई मानसिक रूप से थक चुका है। ब्रान समरविले, जो 70 साल की उम्र में अपनी पुरानी चमक लगभग खो चुके थे, वही व्यक्ति थे जिन्होंने 40 साल पहले बिना पीछे हटे एक दुष्ट जादूगर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऐसे व्यक्ति के लिए उसके सामने मौजूद ये सैनिक किसी अपमान से कम नहीं थे। बेशक ये केवल परेरा जागीर के सैनिकों की बात नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में वो जिन भी जागीरों में रुके थे, वहां के सैनिकों का स्तर लगभग ऐसा ही था। ये इसलिए है क्योंकि देश में शांति है, वर्तमान माहौल ही एक समस्या है। ब्रान समरविले ने अपना सिर हिलाया। शांति समस्या नहीं थी, समस्या उस शांति से मिलने वाली फुर्सत थी जिसने योद्धाओं को आम इंसान बना दिया था। आयरीन परेरा का आगमन। तभी सुनहरे बालों वाला एक लड़का ब्रान की नजरों में आया। आयरीन की गोरी चमड़ी देखकर ब्रान ने भौहें सिकोड़ी। यही वो युवा स्वामी होना चाहिए जिसके बारे में अफवाह है कि वो आलसी है। ब्रान को परेरा जागीर में आए एक ही दिन हुआ था, लेकिन अफवाहों के माध्यम से वो पहले ही आयरीन के बारे में जानते थे। एक घुमंतु शूरवीर होने के नाते वो ऐसी चीजों को पकड़ने में तेज थे। उन्हें यह भी पता था कि पड़ोसी जागीर के बेटे ने इस लड़के का अपमान किया था और हाल ही में युवा स्वामी ने तलवारबाजी पर ध्यान देना शुरू किया है। ये हास्यास्पद है। ब्रान समरविले के बारे में सोचकर अपनी हंसी नहीं रोक सके। हे। ये कमबख्त अब क्या कर रहा है? सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे शूरवीर ने वृद्ध को देखते हुए बुदबुदाया। वृद्ध ने उसे अनसुना कर दिया। उन्होंने देखा कि युवा स्वामी ने एक लकड़ी की तलवार ली और मैदान के कोने में चले गए। बेशक उनकी आंखों से आयरीन से कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लगता होगा कि तलवार संभालना आसान है। सिर्फ इसलिए कि कोई तलवार चलाना सीख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसे गंभीरता से ले रहा है। ब्रान को युवा स्वामी का ये कदम पसंद नहीं आया कि किसी ने अपमान किया तो उसने अचानक तलवार उठा ली। क्या आज पूर्णिमा होनी चाहिए? वो काफी मेहनत करता दिख रहा है। शुरुआत में लोग बहुत उत्साह दिखाते हैं, जिसे क्षणिक जोश कहा जाता है। आग की तरह वे जलते हैं, लेकिन जल्द ही वो आग बुझ जाती है और वो पहले जैसे ठंडे हो जाते हैं। ब्रान ने अनगिनत युवाओं को देखा जिन्होंने हार मान ली और फिर कभी तलवार नहीं उठाई। 10 दिनों का अवलोकन। सैनिक अपनी सुबह के प्रशिक्षण के बाद चले गए, लेकिन वो लड़का दोपहर के खाने के बाद भी अभ्यास करता रहा। शाम ढलते तक जब अधिकांश लोग जा चुके थे, वो अभ्यास करता रहा। ब्रान तब तक देखते रहे जब तक आयरीन ने अभ्यास खत्म नहीं किया। अगले दिन युवा स्वामी फिर दिखाई दिए। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। एक अभ्यास करता और दूसरा वही दिनचर्या देखता। विक वी। शांत प्रशिक्षण मैदान में हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। ये आयरीन की तलवार की आवाज थी। अब कोई भी हैरान नहीं था, सभी से एक नियमित अभ्यास मानने लगे थे। किसी को नहीं लगता था कि आयरीन कुछ बड़ा हासिल करेगा, क्योंकि वो दूसरों से कई साल पीछे था। हालांकि ब्रान समरविले अब ऐसा नहीं सोचते थे। मैंने इसे पूरी तरह गलत समझा। ये लड़के की प्रतिभा के बारे में गलत फहमी नहीं थी, बल्कि उसके स्वभाव के बारे में थी। मुझे लगा था कि वो केवल अपने स्वाभिमान की खातिर और क्षणिक जोश में ये सब कर रहा है। जोश बुरी बात नहीं है। अधिकांश युवा प्रतिभाशाली लोग इसी चमक के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आयरीन अलग था। वो हर दिन एक ब्लैकस्मिथ के दिल से बिता रहा था, जो लोहे को पीटता है। ये कैसे संभव है? ब्रान के लिए इसे समझना कठिन था। लोहे को पीटना एक बहुत ही उबाऊ काम है। बिना किसी गहरी इच्छा या जुनून के कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ब्रान की 70 साल की यादों में मुट्ठी भर लोग ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी आग को बुझने नहीं दिया। लेकिन इस छोटे से लड़के में मुझे उनकी आत्मा महसूस हो रही है। ये असंभव लग रहा था, फिर भी वो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। वो लड़का ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना पूरा जीवन तलवार को समर्पित कर दिया हो। ब्रान समरविले के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वे अपनी सीट से उठ खड़े हुए। प्रतिभा कोई समस्या नहीं है। दूसरों से देर से शुरुआत करना भी मायने नहीं रखेगा। यदि उसे सही गुरु मिल जाए तो ये युवा स्वामी कभी गलत रास्ते पर नहीं भटकेगा। ब्रान का निर्णय। हाँ। वृद्ध के मुंह से जोर की आवाज निकली, जिसे सुनकर प्रशिक्षण मैदान का संचालक हैरान रह गया। ब्रान संचालक के पास गए और पूछा, सुनो, मुझे एक बात बताओ, क्या इस युवा स्वामी के पास कोई गुरु है? लॉर्ड ने कहा था कि वे जल्द ही एक गुरु नियुक्त करेंगे। युवा स्वामी का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह अपने तरीके से करते रहे तो उन्हें चोट लग सकती है। ठीक है, तो बताओ तुम्हारा तलवारबाजी शिक्षक कौन है? ये कोई रहस्य नहीं है, वो शूरवीर जुक्रेन है। नहीं, ब्रान चिल्लाए। संचालक चौंक कर पीछे हट गया। ब्रान सीधे पास के कमरे में गए और 2 कागज निकाले। एक पत्र बैरन परेरा के लिए था। ब्रान ने लिखा कि ओर्न जुक्रेन को आयरीन को पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि युवा स्वामी को उसके जैसे व्यक्ति को सौंपना उसके विकास की संभावनाओं को खत्म करना है।
ओर्न जुक्रेन, ये वही आदमी होगा जो प्रशिक्षण की पूर्व संध्या पर बहुत अधिक शराब पीता है और सैनिकों पर चिल्लाता है। वे ऐसा नहीं होने दे सकते थे। वे इस हीरे जैसे लड़के को उस शूरवीर के हाथों बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। ब्रान ने दूसरे कागज पर कुछ लिखा। बेहतरीन, काम हो गया। ब्रान ने बैरन परेरा से मिलने का अनुरोध किया। बैरन परेरा ने ब्रान द्वारा दिए गए पत्रों को देखा, खासकर दूसरे पत्र को। शायद ये सच हो, मेरे बेटे में कुछ क्षमता हो सकती है। ये पत्र साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक के लिए था, क्रोनो स्वॉर्ड्समैनशिप स्कूल के लिए। हाथ में पत्र लिए बैरन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अध्याय 6 क्रोनो तलवारबाजी स्कूल। क्रोनो तलवारबाजी स्कूल राष्ट्रीयता, लिंग या स्थिति की परवाह किए बिना ये एक ऐसा स्कूल था जिसकी प्रतिष्ठा अन्य स्कूलों से अलग थी, जो केवल चुनिंदा और प्रतिभाशाली बच्चों को सिखाते थे। क्रोनो से स्नातक होने या आधिकारिक प्रशिक्षु बनने मात्र से ही व्यक्ति को किसी कुलीन के समान सम्मान मिल सकता था। इसकी प्रसिद्धि रॉयल अकेडमी से पदवी प्राप्त करने से भी अधिक थी। तलवार संभालने की इच्छा रखने वाला कोई भी बच्चा यहाँ कदम रखना चाहता था। हालांकि ये कठिन है, यदि वो प्रवेश पा भी ले तो भी। ये स्वाभाविक था। पूरे महाद्वीप के केवल अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चे ही क्रोनो तलवारबाजी स्कूल से स्नातक हो पाते थे। जो लोग स्कूल की प्रतियोगिताओं से बाहर हो जाते, वे हताशा और हीन भावना के साथ अपने वतन लौट जाते थे। यही कारण था कि बैरन परेरा चिंतित थे। अपने बेटे के लिए चिंतित होना उनके लिए स्वाभाविक था। क्या आइलीन इस अनंत प्रतियोगिता से पार पा सकेगा? ब्रान समरविल की बातों ने उन्हें खुश कर दिया था। पिछली रात उन्होंने अपने बेटे को एक उत्कृष्ट शूरवीर बनते हुए देखने की कल्पना में पूरी रात हंसते और मुस्कुराते हुए बिताई थी। लेकिन बैरन अपनी इच्छा अपने बेटे पर थोपना नहीं चाहते थे। वे आइरीन पर दबाव नहीं डालना चाहते थे। वे जानते थे कि आइरीन के लिए ये रास्ता कितना कठिन होगा, ये सोचकर कि जो बेटा मुश्किल से बेडरूम से बाहर निकला है वो फिर से टूट सकता है। उन्होंने अपनी उम्मीदों को थामे रखा। 2 दिन बीत गए। मैं ये करूंगा। स्वर शांत था। फिर भी आइरीन परेरा को सामान्य से अधिक दृढ़ भाव के साथ जवाब देते देख बैरन ने बिना कुछ कहे अपने बेटे के कंधे थपथपाए। ये वो क्षण था जब उस पक्षी ने, जिसने कभी अपने बच्चे को खुद से दूर करने के बारे में नहीं सोचा था, देखा कि उसका नन्हा बच्चा पंख फैलाने और बाहरी दुनिया में उड़ने के लिए तैयार है। अप्रैल के अंत में बसंत की ठंड गायब हो चुकी थी। अपने जीवन में पहली बार युवा स्वामी आइरीन परेरा, जिसे आलसी राजकुमार कहा जाता था, परेरा जागीर से बाहर निकला। वो उस स्थान पर जा रहा था जहां क्रोनो तलवारबाजी स्कूल के प्रशिक्षु मिलने वाले थे। बेशक यही नहीं, हालांकि उसे घुमंतू शूरवीर ब्रांड समरविल से सिफारिशी पत्र मिला था, फिर भी आइरीन को प्रशिक्षु के रूप में परीक्षा देनी थी। स्कूल में आधिकारिक रूप से प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति को 1 वर्ष के प्रशिक्षण को सहन करना पड़ता था और सभी मूल्यांकनों में अच्छे अंक प्राप्त करने होते थे। उस तथ्य को याद करते हुए आइरीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा? उसे वहां टिके रहने की अपनी संभावनाओं पर संदेह था। पिछले 1 महीने को छोड़कर उसने अपना पूरा जीवन बिस्तर पर बिताया था। स्कूल में उच्च अंकों की उम्मीद करना लालच जैसा लग रहा था। फिर भी आइरीन ने अपने पिता के प्रस्ताव को 2 कारणों से स्वीकार किया। जीवन का महत्वपूर्ण मोड़। मैं अभी एक अजीब स्थिति में हूं, मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा। उसका वर्तमान स्वरूप खाली बैठना पसंद नहीं करता था, बल्कि वो अभ्यास के प्रति किसी भी व्यक्ति से अधिक ईमानदार था। लेकिन ये उसकी अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि पूरी तरह से उन रहस्यमयी सपनों के कारण था। दूसरे शब्दों में, एक बार ये अज्ञात घटना समाप्त हो गई तो वो फिर से अपने पुराने असहाय रूप में वापस चला जाएगा। मैं अब और बेकार नहीं रहना चाहता, अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं। सपने की तलवार। अपने सपने के आदमी की तलवार को हकीकत में उतारने की तीव्र इच्छा। आइरीन पिछले 1 महीने से पागलों की तरह तलवार चला रहा था। उसकी मुद्रा और ताकत में सुधार हुआ था, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था। वो उस तलवार को फिर से बनाना चाहता था जो उसने सपने में देखी थी। हम पहुंच गए हैं यंग लॉर्ड। बग्घी स्कूल पहुंच गई। ये मुख्य इमारत नहीं थी, फिर भी जहां तक नजरें जा रही थीं राजसी इमारतों की कतारें थीं। आइरीन बग्घी से उतरा और कोचवान से कहा, धन्यवाद, अब आप वापस जा सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं आपको प्रवेश द्वार तक छोड़ दूं? अगर मैं वो चाहता तो मैं अपने परिवार को साथ लाता। मैं यहाँ सिर्फ एक प्रशिक्षु हूँ। क्या मुझे अकेले चलने की आदत नहीं होनी चाहिए? आप चिंता न करें और जाएं। कोचवान मुस्कुराते हुए चला गया। उसे युवा स्वामी में आया बदलाव देखकर अच्छा लगा। आइरीन में गहरी सांस ली और दृढ़ निश्चय के साथ स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा।
वहां पहले से ही प्रशिक्षुओं का एक समूह वैक्षा कर रहा था। यंग लॉर्ड ब्रैट लॉयड, गैरबेरा किंगडम के कुलीन काउंट लॉयड के बेटे, सर कोल्सवेट द्वारा अनुशंसित। द्वार पर मौजूद गार्ड घबराए हुए थे और सम्मान के साथ ब्रैट लॉयड को अंदर ले जा रहे थे। काउंट लॉयड का परिवार इतना प्रसिद्ध था कि आयरीन भी उनके बारे में जानता था। ऊंचे दर्जे के कुलीनों का अहंकारी स्वभाव उनके हर शब्द और कार्य में स्पष्ट था। अंत में आयरीन की बारी आई। उसने सिर हिलाया और कहा, बैरन परेरा के परिवार से आयरीन परेरा, मुझे घुमंतु शूरवीर सर ब्रांड समरविल से सिफारिश मिली है, कृपया मेरा ध्यान रखें। ये एक साधारण सा परिचय था। आयरीन ने अपनी प्रशंसा में कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि जो कुछ भी है वो उसके पिता की कमाई है। मैं एक कुलीन हूँ, लेकिन मैं एक आलसी व्यक्ति भी हूँ जिसने 10 साल तक कुछ नहीं किया। उसे किसी को प्रभावित करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जैसे ही उसने अपना परिचय समाप्त किया, गार्ड कांप उठे। आह, आप परेरा परिवार के युवा स्वामी हैं। सर ब्रांड समरविल ने आपको पहचाना है। क्या वो वही व्यक्ति नहीं है जिन्होंने दशकों तक दमन अभियानों का नेतृत्व किया था? ऐसे व्यक्ति से सिफारिश मिलना मतलब आपका पास होना निश्चित है। आयरीन गार्ड्स का अभिवादन कर आगे बढ़ गया। उसके पीछे हटते ही गार्ड्स आपस में फुसफुसाने लगे। ब्रांड समरविल को क्या हो गया है? ऐसा सिफारिशी पत्र लिखना? सही कहा, उस आलसी राजकुमार के लिए ऐसा क्यों किया? वो बहुत कमजोर दिखता है। वो उस बूढ़े आदमी के चक्कर में कैसे पड़ गया? सभागार। मिलने का स्थान सभागार उम्मीद से कहीं अधिक दूर था। आयरीन ने सभागार के मुख्य द्वार पर पहुंचकर अपने सीने में एक भारी दबाव महसूस किया। शांत रहो आयरीन, अंदर अनगिनत प्रशिक्षु होंगे जिनमें से प्रत्येक ने कड़ी मेहनत की होगी और जिनके पास अद्भुत प्रतिभा होगी। मैं यहाँ दूसरों से प्रतियोगिता करने नहीं आया हूँ। मेरा प्रतिद्वंदी मैं खुद हूँ। ये सोचकर उसे थोड़ा सुकून मिला। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर मौजूद सबकी आंखें उस पर टिक गईं। आयरीन अपनी घबराहट नहीं छिपा सका। सब उसे जिज्ञासा से देख रहे थे। सौभाग्य से किसी ने उससे बात नहीं की। मौन में उसे स्कैन करती 100 आंखों के बीच उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तभी सभागार में आवाज़ गूंजी, बुम बुम बुम। मंच पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। ये वही व्यक्ति था जिसके चेहरे पर निशान था, वही गार्ड जो इंतराज द्वार पर खड़ा था। प्रशिक्षुओं को उससे मिले 2 घंटे भी नहीं हुए थे। ये गार्ड नहीं है, ये प्रशिक्षक हैं। जैसे प्रशिक्षुओं के मन की बात पढ़ ली हो, उस निशान वाले आदमी ने अपना मुंह खोला। आपसे मिलकर खुशी है प्रशिक्षुओं, नहीं भावी प्रशिक्षुओं। मेरा नाम अहमद है, वो प्रशिक्षक जो आज से आपको सिखाएगा और आपका मूल्यांकन करेगा। इतना कहते ही अहमद के शरीर से एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न हुआ जो पूरे सभागार में फैल गया।